Bismillahirrahmanirrahim. This is our third lecture of environmental chemistry. In first two lectures we were discussing about components of environment and air pollution, and moving forward in today's lecture we will continue our previous topic, that is air pollution. We will see that what types of pollutants that cause air pollution and their effects on our environment. नंबर वन, हाइड्रोकार्बन्स. जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 7 के अंदर कहा था कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है. हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली पाए जाते हैं फॉसल फ्यूल्स के अंदर, कोल के अंदर, वुड के अंदर. जो मेन सोर्स होता है पोल्यूटेंट्स का वो फॉसल फ्यूल्स ही होते हैं, जैसे पेट्रोल, कोल, डीजल, ऑयल्स वगैरह. नेचुरल सोर्सेज इनके क्या हैं? Large quantities of hydrocarbons are emitted by trees and plants in atmosphere. Plants मीथेन प्रोड्यूस करते हैं और ये मीथेन भी हाइड्रोकार्बन की एक किस्म है. जैसे पैडी राइस फील्ड्स produces a significant amount of methane in atmosphere. Another natural source of methane is anaerobic decomposition. एनारोबिक डिकम्पोजिशन होती है जब इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसके नतीजे में भी मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है. अनदर नेचुरल रिसोर्स ऑफ मीथेन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन दैट इज कैरीड ऑन इन बैक्टीरिया. दिगर जो फंजाई हैं जैसे यीस्ट वगैरह, इनके अंदर ये रेस्पिरेशन होती है. ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इससे मीथेन प्रोड्यूस होती है. तो मीथेन जो है ये लॉन्ग टाइम तक एटमॉस्फेयर के अंदर एग्जिस्ट कर सकती है. जैसे 3 to 7 ईयर्स इसका एग्जिस्टेंस टाइम है, रेजिडेंस टाइम है इन एटमॉस्फेयर. तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के नतीजे में भी हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होते हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज़ के नतीजे में ऑटोमोबाइल्स जो हैं इनके अंदर पेट्रोल, डीजल मेजर सोर्स होते हैं हाइड्रोकार्बन के. तो ये जब कम्प्लीटली बर्न नहीं होते तो कुछ अमाउंट इनकी इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स भी इमिट होती है. वेपर्स की सूरत में भी ये अनबर्नड हाइड्रोकार्बन्स एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाते हैं. कोल के अंदर, वुड के अंदर, इंसरेटर्स के अंदर. इंसरेटर्स ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं या ऐसे प्लेसेस होती हैं, जगह होती हैं जहाँ पे कुछ रॉ मटेरियल्स या कुछ वेस्ट मटेरियल को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है. जैसे सारे शहर का जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको जलाया जाए, उसको कंबस्ट किया जाए. तो जिस प्लेस पे इसको कंबस्ट किया जाएगा उसे इंसरेटर्स कहा जाता है. रिफ्यूज़ बर्निंग सॉल्वेंट एवेपोरेटर्स आल्सो कंट्रीब्यूट टुवार्ड द इमिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इन एटमॉस्फेयर. तो ये सारी चीज़ें जो हैं एटमॉस्फेयर के अंदर हाइड्रोकार्बन की एडिशन का बायस बनते हैं. तो हाइड्रोकार्बन्स के बिग जो सोर्सेज हैं वो फॉसल फ्यूल्स हैं, वुड्स हैं और प्लांट्स हैं. तो ये हाइड्रोकार्बन्स के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर? ये एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट को कम कर देते हैं और इसके अलावा दीगर जो रिएक्शंस होते हैं जैसे सनलाइट का जो है वो ब्लॉकेज वगैरह, इस तरह के रिएक्शंस जो है वो कैरी ऑन करते हैं और इसकी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसी तरह के. पोल्यूटेंट्स के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? पोल्यूटेड एयर हमारे ऊपर किस तरह से असरअंदाज होती है और इन्वायरमेंट के अंदर ये कौन से हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इसके? तो फर्स्ट जो इफ़ेक्ट है पोल्यूटेड एयर का, दैट इज़ एसिड रेन. एसिड रेन क्या होती है? एसिड रेन फर्स्ट टाइम जो है वो एसिड डिपोजिशन या एसिड रेन अगस्त स्मिथ ने इसको इंट्रोड्यूस किया था. ग्रेट ब्रिटेन का ये रहने वाला था, ब्रिटिश था ये, और इसने 17th सेंचुरी में ये फर्स्ट टाइम ये टर्म यूज़ की थी. इसने कहा था कि ये एसिड रेन जो है, ये एसिड डिपोजिशन, ये मेजर प्रॉब्लम है या हार्मफुल इसका कॉन्सिक्वेंस है फॉर लाइफ ऑन अर्थ. इनिशियली इट वाज रेफर्ड एज प्रेसिपिटेशन विच वाज मोर एसिडिक देन नेचुरल रेन. नेचुरल रेन से ये ज़्यादा एसिडिक होती थी, इसकी पीएच नेचुरल रेन से कम होती थी. और चूँकि एसिड है तो एसिड जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होता है. कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में पाई जाती है. जब ये नेचुरल रेन के साथ मिक्स होती है, वाटर के साथ मिक्स होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनिक एसिड के अंदर, H2CO3.
अनपोल्यूटेड रेन वाटर जो होता है उसकी पीएच होती है 5.6, लेकिन अगर रेन वाटर की पीएच 5 से लेस हो जाए तो ये ट्रूली एसिडिक होता है। हमें पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी हार्मफुल गैसेस मिक्स हो रही हैं, जिसमें सल्फ़र ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं। ये जब एटमॉस्फेयर में जमा होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, तो वाटर जो है वो इनके साथ रिएक्शन करके इनको सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, H2SO4 और HNO3 में। दीज एसिड गेट मिक्सड विद रेन, और ये एसिड डिपोजिशन इंक्लूड बोथ वेट एंड रेन, स्नो, फॉग एट्सेट्रा। ये ड्राई डिपोजिशंस कहलाती हैं। तो ये एसिड रेन का बायस बनती हैं। ये सारे एसिड जो हैं, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनना, हाइड्रोकार्बन, स्मोक और मेटालिक ऑक्साइड जो हैं वो भी एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं टुवार्ड द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इन सम कंट्रीज ड्यू टू रिलीज ऑफ HCl बाय वोल्केनिक करप्शन देयर इज ए टेम्परेरी रेन, एसिड रेन। तो वोल्केनिक करप्शन के नतीजे में भी जो HCl गैस प्रोड्यूस होती है, ये भी वाटर के साथ मिक्स होके एसिड रेन का बायस बनती है। Acidification of soil and rocks can leach metal, aluminium, mercury, lead, calcium and discharge them into water bodies। अच्छा, इसका क्या मतलब है? जब ये एसिड रेन जो है ये मुख्तलिफ पहाड़ों पर, चट्टानों पर पड़ती है, तो पहाड़ों और चट्टानों पर मुख्तलिफ तरह की मेटल्स होती हैं, हैवी मेटल्स, जैसे एलुमिनियम, लेड, मरकरी। तो ये एसिड रेन के साथ ये भी डिज़ाल्व हो जाती हैं, हल हो जाती हैं। वैसे नॉर्मल वाटर में मेटल डिज़ाल्व नहीं होती, लेकिन चूँकि ये एसिडिक रेन होती है, एसिडिक प्रॉपर्टी होती है इसकी, तो ये इन मेटालिक ऑक्साइड्स को, ये मेटालिक आयंस को अपने अंदर डिज़ाल्व कर लेते हैं। ये डिज़ाल्व किए हुए मेटालिक आयन वाटर के साथ शामिल होकर वाटर बॉडीज़ में यानी लेक्स, रिवर्स में शामिल हो जाते हैं। The heavy metals are accumulated in the fishes and health hazards for human and birds as they eat the fishes। तो ये हैवी मेटल्स फिशेस की बॉडीज़ का पार्ट बन जाते हैं, और जब इनको हम फिशेस को एज ए फूड यूज़ करते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्रिएट करते हैं। ये कैंसर का बायस बनते हैं, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव मेटल्स होती हैं, और दीगर इसी तरह की हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर भी, और इट्सल्फ फिशेस को भी ये बहुत उनकी हेल्थ को भी डैमेज करते हैं। जैसे एलुमिनियम है, ये हार्मफुल होती है फिशेस के लिए, और ये क्लॉग कर देती है उनके गिल्स को। गिल्स चूँकि इनका सोर्स होते हैं रेस्पिरेशन का, सांस लेने का ज़रिया होते हैं, तो जब वो क्लॉग हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो इसके नतीजे में वो उनको सफोकेशन होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और इवेंचुअली दे सफ़र टू द डेथ, और उनकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। एसिडिफिकेशन सॉइल की अगर हो तो ये न्यूट्रिएंट्स को भी अपने साथ मिलाकर डिज़ाल्व करके नदी नालों में बहा ले जाती है, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि इनके लिए जो सॉइल होती है वो विदाउट न्यूट्रिएंट्स होती है। तो ये बंजर ज़मीन जिसे आप कह सकते हैं, ये इसकी वजह बनती है ज़मीन को न्यूट्रिएंट्स फ्री करने के लिए। इट्स आल्सो डैमेजेस बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल के अंदर जो स्टील होता है, सीमेंट होता है, पेंट्स होते हैं, इन सब को भी ये उनके ऊपर भी हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं, और उनको भी जो उनका टाइम होता है, ड्यूरेबिलिटी होती है, उसको भी नुकसान पहुंचाती है। वो लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एक बिल्डिंग अगर 100 साल उसकी वारंटी है, तो एसिड रेन की वजह से वो सीमेंट उसका और उसके जो बिल्डिंग मटेरियल होगा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उसकी वारंटी कम हो जाएगी, वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म होता जाएगा, और एज ए रिज़ल्ट हो सकता है वो 50 ईयर तक ही एग्जिस्ट कर सके। दूसरा जो हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का, दैट इज़ स्मोग। और पाकिस्तान के अंदर ये स्मोग हर साल नवंबर दिसंबर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसकी क्या वजह होती है? स्मोग है क्या चीज़? स्मोग इज़ एक्चुअली अ वर्ड दैट इज़ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज़ स्मोक एंड फोग। स्मोक का SM और फोग का OG ये मिलकर बनाते हैं स्मोग। इट कंटेन्स हाई कंटेंट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज़ रिड्यूसिंग इन नेचर बिकॉज ये ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लेती है, एंड इट इज़ रिड्यूसिंग इन नेचर। तो ऐसी स्मोक जिसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद हो, उसे रिड्यूसिंग स्मोक कहा जाता है। रिड्यूसिंग स्मोक इज़ कम्बस्टन ऑफ कोल। ये कम्बस्टन ऑफ कोल्स की वजह से ये रिड्यूसिंग स्मोक प्रोड्यूस होती है, बिकॉज कोल की वजह से ही हमने देखा था सोर्सेज ऑफ SO2 में कि बर्निंग ऑफ कोल के नतीजे में SO2 प्रोड्यूस होती है।
Photochemical smoke consists of higher concentration of oxidant like ozone and term as oxidizing